ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशो। रेशो जैसा कुछ आपने बचपन में मैथ की बुक में भी पढ़ा था। ये लगभग हर बच्चा थोड़ा बहुत समझता है रेशो क्या होता है। पहले इसकी मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो बेटा 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपके वाइवा में पूछा जाएगा। जो आपका वाइवा होता है उसमें पूछा जाता है, मतलब रिटर्न पेपर होता है। रिटर्न ये 12 मार्क्स का वाइवा होता है, उसमें से 6 मार्क्स रेशो के, 6 मार्क्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के होते हैं। तो 6 मार्क्स तो कंफर्म इसके वाइवा में आएंगे, ये आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ते हैं, ठीक है। और 6 मतलब 4 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, फाइनल पेपर में। तो कहने का मतलब सर 100 में से ये 10 मार्क्स, मतलब आसान भाषा में 10% अकेला अकाउंट्स में ये चैप्टर दे जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशो क्या होता है बेटा, रेशो से स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत आसान लैंग्वेज में रेशो क्या बताता है आपको, ये दो वेरिएबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है। रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे मैं आपको बहुत इजी सा एक एग्जांपल लेकर के समझाऊं। अच्छा, आपको मैं ये चीज बता चुका हूँ कि इस बुक का नाम क्या है, आपको पता होगा, शायद आपने मेरी बुक पढ़ी होगी। ऊपर लिखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिख रहा है ना आपको। इस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका मतलब होता है कि हम हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज मतलब इसके कुछ टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स? एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये एक टूल है जिसके बिहाफ पे हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैश फ्लो पोजीशन को एनालाइज करते हैं कि उस बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, फाइनेंसिंग से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, ये हमने कैश फ्लो में देखा। वैसे ही अकाउंटिंग रेशियो भी एक टूल है जिसके थ्रू हम उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। सो देयर आर सो मेनी रेशोज जो हम कैलकुलेट करके उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग रेशो होंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल 1 से सपोज किसी कंपनी की करंट असेट्स हैं 1 लाख रुपए के, और उसी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज हैं 50,000 रुपए, ठीक है। तो एक रेशो आता है हमारा जिसका नाम होता है करंट रेशो। फर्स्ट रेशो हम लोग वैसे भी यही पढ़ने वाले हैं, मैं भी आपको रेशो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं बाद में। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब अगर आप इसको काटोगे तो 2/1 आएगा। अगर आप इसको रेशो फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे 2:1। तो ये 2:1 हमें क्या डिनोट करता है? ये हमें बताता है, क्या बताता है बेटा? ये हमें बताता है कि कंपनी की जो करंट असेट्स है वो करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। ये करंट असेट और करंट लाइबिलिटी के बीच के रिलेशन को बताता है। रेशियो एक कंपैरेटिव टूल है। क्या है? कंपैरेटिव टूल, जो दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन भी करके बताता है। तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी अगर मैं रेशियो देखूं तो मेरे दिमाग में यही आता है, अगर कंपनी की 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी है तो 2 रुपए की करंट असेट्स कंपनी के पास पड़ी है। सोचो, अब दिमाग लगाओ, ये कंपनी अच्छी है खराब? भाई 2 रुपए का करंट असेट्स है और 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी है, मतलब अगर कोई मांगने आ गया तो देना 1 रुपया है और मिलने 2 रुपए है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी क्या है? करंट असेट्स 1 साल में जो भी असेट्स कैश में कन्वर्ट होनी है वो करंट असेट्स, और 1 साल में जो भी पैसा हमें चुकाना है वो करंट लायबिलिटी। तो जब मैं इस रेशियो को देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है। क्या आती है सर? कि करंट असेट कंपनी के पास 2 है और करंट लायबिलिटी 1 है। इसका मतलब कंपनी अच्छी है, यानी
कंपनी की जितनी भी करंट लायबिलिटीज बनती है उससे जस्ट डबल कंपनी के पास करंट असेट्स पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये रेशो हमें इस तरीके से रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स यहाँ पे क्या थे? करंट असेट और करंट लायबिलिटीज। अब ये वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? ये वेरिएबल जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के, चैप्टर का नाम क्या बताया मैंने आपको? ये अकाउंटिंग रेशो क्या है? टूल है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? एक तो इनकम स्टेटमेंट जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, और एक बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन्हीं के दो आइटम्स को हम कंपेयर करेंगे रेशो में। वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बता दो पहले एक बार, इसमें एसेट पहले सब बच्चे। सर एक डाउट है। हाँ बेटा बताओ क्या डाउट है? आपने बताया रेशियो करंट मुझे वॉइस नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोले आप, है ना? जैसा आपने बताया रेशियो की करंट अभी भी वॉइस नहीं आ रही बेटा, मुझे थोड़ा सा आप और तेज बोलेंगे तब वॉइस आएगी। सर अब आ रही है? नहीं बेटा, आप कोई और अगर सुन पा रहे हैं ना तो वो सुन करके बता दे। कोई अगर सुन पा रहा हो उसकी वॉइस तो थोड़ा माइक को पास में ला करके बता दे, ठीक है? मैं जब तक टाइप्स ऑफ रेशो को लिखता हूँ। टोटल 4 तरीके के रेशो होते हैं। लिक्विडिटी रेशो, सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशो। सर हाँ बेटा। सर आदित्य पूछ रहा है कि अभी अपन ने करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कराना, तो करंट लायबिलिटीज अपॉन करंट असेट क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बेटा, जो रेशोज है ना इनके फॉर्मूलाज कुछ फिक्स होते हैं, ठीक है? तो आप हमेशा, जब मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, क्यों नहीं किया उसका रीजन भी अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ये लिक्विडिटी रेशो है। लिक्विडिटी रेशो में दो टाइप के रेशोज अभी आपके पास पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है? तो इन दो रेशोज के जो फॉर्मूलाज है, करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी रेशो है, ठीक है? इसीलिए इसका नाम करंट रेशो है। करंट लायबिलिटी टू करंट असेट्स रेशो नहीं। आप उल्टा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। सिर्फ 5 मिनट वेट करो जब तक मैं आपको इसकी कुछ टर्म्स और ना समझा दूं, ठीक है? सोल्वेंसी रेशो, थर्ड इज एक्टिविटी रेशो, and fourth is profitability ratio. Profitability ratio. बेटा इनके नाम देख करके कुछ कुछ समझ आ रहा है क्या? लिक्विड मतलब क्या होता है? यानी कैश। यानी ये रेशियो हमें बताएगा कि कंपनी के पास कभी भी कितना लिक्विड अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है। लिक्विड का मतलब लिकर मत समझ लेना, दारू वारू अवेलेबल है ऐसे मत सोचना। लिक्विड अवेलेबल है, लिक्विड बोले तो लिक्विडिटी, बोले तो कैश, ठीक है? सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी वर्ड किसको शो करता है? सॉल्वेंसी शो करता है डेट पेइंग कैपेसिटी को। मैं थोड़ा सा इसके सामने आपको लिखता हूँ। रिलेटेड टू कैश, डेट पेइंग कैपेसिटी, डेट बोले तो उधारी, डेट पेइंग कैपेसिटी। एक्टिविटी रेशो, ये आपकी एक्टिविटी से बिलोंग करता है। एक्टिविटीज अब क्या होती है यहाँ पे? जनरली टर्नओवर रेशो आते हैं। इस एक्टिविटी रेशो को हम लोग टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। तो आपको अगर ये नाम यहाँ से क्लियर ना हो रहा हो तो टर्नओवर रेशो भी बोल सकते हैं। टर्नओवर रेशो मतलब समथिंग रिलेटेड टू सेल्स, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। सो अगर मैं किसी कंपनी को पैसा उधार दे रहा हूं तो मैं उसके सोल्वेंसी रेशोज को देखूंगा। अगर मैं किसी कंपनी का प्रॉफिट, यानी मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं तो मैं उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की तरफ देखूंगा, ठीक है? इस तरीके से रेशोज को देखा जाता है। समझ गए क्या? ये काम आते हैं। अगर आप इसको बहुत डिटेल में स्टडी करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, जो भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उनमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है रेशियो, जिसके बिहाफ पे हमें पता चलता है। खैर अभी मैं आपको शेयर मार्केट वाले तो रेशियोज नहीं सिखाऊंगा, उसमें तो काफी सारे रेशियो होते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, है ना, ऐसे वगैरह बहुत सारे रेशियोज होते हैं। वो रेशियोज तो हमारे कोर्स में नहीं है, बट बेसिक से रेशियोज हमारे कोर्स में है। और ये भी काफी हद तक आपको किसी बिजनेस की
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पहले किसी बच्चे के पास क्वेश्चन हो तो बता दो, कोई क्वेश्चन हो तो। सर ये टर्नओवर्स जो होता है ना, वो एनुअली की जगह मंथली या क्वार्टरली भी हो सकता है क्या? देखिए, जनरली टर्नओवर जब हम कंसीडर करते हैं रेशियो फॉर्म में तो वो एनुअली कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक साल का ही कंसीडर करते हैं। बट फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे गिवन है। अगर मंथली सैलरी है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके टर्नओवर एनुअली निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक बार इतना एसेस ले लीजिए। इन सब रेशियोज के भी पार्ट है, टोटल 18 रेशियो पढ़ने हैं आपको, फॉर्मूलाज होंगे इतने लगभग इसमें। घबराना मत, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज तो लगभग 50-60 से ऊपर जाएंगे, बट बहुत इजी रहेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। ओके जी, आ जाइए जरा। सबसे पहले मैं आपको परेशान नहीं करता हूँ, सिर्फ इतना बताता हूँ लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं और इसमें क्या क्या आता है। इन रेशियोज को पढ़ने से पहले अब आपको मैं एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ। जो रेशियोज आते हैं वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, जैसे कुछ रेशियो 2:1 भी होते हैं, कुछ रेशियो परसेंटेज में भी आते हैं, कुछ रेशियो टाइम्स में भी आते हैं, कुछ रेशियो फ्रैक्शन में भी आते हैं, से 3/4। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से रेशियोज को एक्सप्रेस किया जाता है। क्या बोला मैंने? रेशियोज को एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ रेशियो 2:1, 2:1 इस तरीके की फॉर्म में आएंगे, कुछ परसेंटेज की फॉर्म में आएंगे, कुछ टाइम्स में आएंगे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ऐसे आंसर होंगे, और कुछ फ्रैक्शन में आएंगे, 3/4, 2/5, 7/9 इस तरीके के फ्रैक्शन में आंसर आएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 तरीके से आप रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म क्या होता है? प्योर फॉर्म का मतलब जब कभी रेशियो को आप जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसे कंप्लीट डिवाइड करके दिखाते हैं, उसे प्योर फॉर्म कहते हैं। तो मैं आपको लिखवाऊं, इन दिस रेशियो, इन दिस फॉर्म रिलेशनशिप, मैंने बताया था कि रेशियो 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है। तो इन दिस फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन 2 items or 2 variables are expressed in ratio. Expressed in ratio. रेशियो बोले तो एग्जाम्पल इसका 3:1 ये रेशियो हो गया, 4:1, 7:1, 5:1 इस तरीके से। तो बेटा आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जो सेकंड वाला आइटम है उसके लिए हमेशा 1:1 वर्ड आ रहा है, 1:1 डिजिट आ रहा है, इसका मतलब इसे प्योर फॉर्म कहा जाएगा। मतलब इसको कंप्लीट आपको सॉल्व करके लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग, जैसे सपोज एक रेशियो है, सपोज करंट रेशियो ही है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। देखो आपके पास फॉर्मूलाज तो नहीं है, बट सपोज किसी कंपनी की करंट असेट्स सीए लिख रहा हूँ 2 लाख रुपए है और करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए, मैं सीएल लिख रहा हूँ। तो अगर इसका करंट रेशियो सीआर बोले तो करंट रेशियो निकालना हो तो फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी से। तो ये 2 लाख अपॉन 1 लाख आया। ठीक है, तो ये आया 2:1 का रेशियो। इसे हम लोग बोलेंगे 2:1। पूरा कट करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से पूरा कट करना है। अगर ये 1.33:1 भी आता ना तो भी ये किस में जाता? इसको प्योर फॉर्म कहा जाता है। इसको 1:1 लाना है, अगर पीछे 1:1 लाना है इसका मतलब डिनोमिनेटर को पूरी तरीके से कट किया जाए, इसे बोला जाता है प्योर फॉर्म। जब कभी रेशियो को, जब कभी आप दो आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप को रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्योर फॉर्म। क्या कहते हैं? प्योर फॉर्म। फटाफट से एसएस ले लें, ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज फॉर्म। जब कभी आप रेशियो को, जब कभी आप किसी रेशियो को
उसके दो वेरिएबल्स को परसेंटेज की फॉर्म में रखते हैं। सेकंड इज परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज फॉर्म में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जब कभी आप दो आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप को परसेंटेज फॉर्म में रखोगे तो उसे परसेंटेज रेशियो कहा जाएगा। इसका एग्जांपल 10%, 20%, 30%, 40%। क्लियर? एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो, इस एग्जाम्पल को नहीं रखेंगे क्योंकि अलग अलग टाइप के रेशियो को अलग अलग फॉर्म में रखा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको करंट रेशियो बताया, उसे प्योर फॉर्म में रखा जाता है। कौन सा रेशियो है जिसको आप परसेंटेज फॉर्म में रखेंगे, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सपोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आपका 10,000 है और सेल्स आपकी नेट दी हुई 1,00,000 रुपए। तो बेटा जीपी जो रेशियो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिस इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक पार्ट है। उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये मैं सिखाऊंगा आपको, तब समझ आएगा। वैल्यू आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। ये परसेंटेज में। तो कुछ रेशियोज को परसेंटेज की फॉर्म में शो किया जाता है, उसे परसेंटेज फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, पहले आपको समझना है। एक बार एसएस ले लीजिए, ले लिया? तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पहले बता दे। थर्ड आ जाएगा आपका टाइम्स। टाइम्स फॉर्म, जब कभी दो आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप को टाइम्स से हम लोग शो करते हैं। टाइम बोले तो वो वाला टाइम नहीं, घड़ी वाला टाइम नहीं, टाइम्स, कितने गुना। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने गुना है। गुना बोले तो इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ऐसे एक्सेट्रा। तो अब कौन से रेशियोज को टाइम्स में रखा जाता है? जितने भी रेशियो होते हैं टर्नओवर, है ना, उन रेशियोज को रखा जाता है टाइम्स में। बट टर्नओवर रेशियो में एक रेशियो नहीं, अच्छा नहीं आता है। टर्नओवर रेशियो को हम लोग टाइम में रखते हैं। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक फॉर्मूला है। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सपोज आपका 50,000 है और एवरेज इन्वेंट्री निकाला जाता है इसमें। एवरेज इन्वेंट्री मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला भी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एवरेज इन्वेंट्री से सपोज 10,000 है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अभी आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया नहीं, बस आपको इतना समझो कि ये से डिवाइड मारने पे 50,000 को 10,000 से डिवाइड मारा तो 5 आएगा। इसको टाइम्स में रखा जाएगा, 5 टाइम्स। तो आप कहोगे सर आप तो किसी भी रेशियो को किसी भी तरीके से रख रहे हो और आप हमें समझा रहे हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, हर रेशियो का अलग अलग फॉर्म है। वो एक बार मैं पहले आपको फॉर्म समझा दूं, फिर मैं बता रहा हूँ कि किस रेशियो को किस फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, एक बार एसएस ले लें टाइम फॉर्म का भी। अगर हो चुका है एसएस तो आगे चले बेटा। देखिए नेक्स्ट इज फ्रैक्शन फॉर्म। सर आदित्य पूछ रहा है कि ये जो अभी आपने बताया ना 5 टाइम्स वाला, वो प्योर फॉर्म भी तो हो गया ना फिर? नहीं, देखिए उसको 5:1 नहीं लिखा जाएगा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। बेटा जब कभी आप रेशियोज पढ़ोगे तो आपको इसके फॉर्म समझने पड़ेंगे कि इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे जितनी भी टर्नओवर रेशियो है, इनको आप टाइम्स में ही कैलकुलेट करोगे। आप इसको 1:1 दिखा दोगे ना, उसका भी भूल लेंगे। देखिए मतलब सबसे निकलेगा वही, आप 5:1 बोलो या 5 टाइम्स बोलो, बात एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि 5 में से एक, सपोज आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी वाला फॉर्मूला लगाया था टाइम्स वाले में, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 किया, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए सर 5:1 हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए की COGS पे 1 रुपए की हमारी एवरेज इन्वेंटरी है। करेक्ट बात है।
5 टाइम्स भी इसे ही रिप्रेजेंट करता है कि अगर इन्वेंट्री 1 रुपया है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका वो 5 गुना है, ठीक है, 5 टाइम्स। दोनों से आंसर वही आना है, बट आपको फॉर्म समझनी किस रेशो के साथ क्या फॉर्म यूज करना है हमें, ठीक है, वो एग्जैक्ट होता है, ठीक है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं तो इसको इस तरीके से समझो। आदित्य, जैसे आपका एक पर्टिकुलर नाम है आदित्य और आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप एक बॉय हैं, ठीक है, तो आपको लड़का बोलूं या आदित्य बोलूं, क्या ज्यादा सुटेबल होगा? आप कहोगे सर ऑब्वियसली बात है सर, आप नेम से बात करोगे तो ज्यादा सुटेबल होगा, लड़के तो बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही बेटा इसका जो टर्नओवर रेशियो है इसको टाइम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्म फॉर टर्नओवर रेशियोस। सो दैट्स व्हाई मैं इसको 5:1 में नहीं लिखता, क्योंकि ये ज्यादा सुटेबल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज फ्रैक्शन फॉर्म। जब कभी दो आइटम्स के बीच के रिलेशन को आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, जैसे 3/4, 2/5, 3 जैसे अपन लेंगे 7/9 एटसेट्रा, ठीक है। मैं इसमें 4/2 नहीं लिखूंगा, पूछो क्यों? क्योंकि इसको कट कर दोगे तो 2 आ जाएगा ना एग्जैक्ट। 4/2 कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोच समझ करके यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे 3/4, 2/5, 7/9। समझ रहे? अब आप कहोगे सर इसको भी अगर आप कट कर लोगे 0.3/4 को तो 0.75:1 आ जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आ जाएगा बेटा, आंसर भी सही है, लेकिन उसकी फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म जनरली यूज होता है कौन सा वाला रेशो होता है, सॉल्वेंसी रेशो। जो सॉल्वेंसी रेशोज है उनके लिए फ्रैक्शन फॉर्म यूज होता है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक रेशो होता है डेट टू इक्विटी रेशो। सपोज डेट है 3 लाख का और इक्विटी है हमारा 4 लाख का, तो एक रेशो है डेट टू इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। तो फॉर्मूले में ही मतलब नाम में ही फॉर्मूला छुपा है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट है 4 लाख का, इक्विटी है 3 लाख का, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:3। समझ गए क्या? 4:3। अब मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा है ना, इसको रेशियो फॉर्म में लिखिए जरा। इसको 3:4 भी बोल सकते हैं, 2:5 भी बोल सकते हैं, 7:9 भी बोल सकते हैं। ये डिविजिबल नहीं होगा तो 1 नहीं आएगा। ये बात समझ आती है? तो वहाँ पे 3:4 आएगा, सॉरी 3:4 आएगा। सॉरी 3 और 4 लिखा है मैंने, 3 और 4, ठीक है। तो 3:4 इज योर आंसर। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है रेशो का। फ्रैक्शनल कैसे? 3/4 या 3/4 अपन ऐसे लिखते हैं 3/4 फ्रैक्शन में। तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है डेट को इस फॉर्मूले के और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विटी को, ऐसे समझ गए? अब इसको इस रेशो को भी अलग अलग तरीके से यूज लिया जाता है। एक बार ऐसे से फिर हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओके, ले लिया होगा, चलिए। अब बात आती है सर, हम कौन कौन से रेशो को किस किस फॉर्म में रखते हैं, थोड़ा क्लियरली बता दो ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो ठीक है जी, बिल्कुल क्लियरली सुनिएगा। लिक्विडिटी जो रेशो होता है, इस लिक्विडिटी रेशो को प्योर फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। सॉल्वेंसी जो रेशो होता है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रखा जाता है। बट बेटा इस सॉल्वेंसी रेशो में एक रेशो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में एक रेशो आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उस इंटरेस्ट कवरेज रेशो को परसेंटेज में रखा जाता है। इसको सॉल्वेंसी रेशो को फ्रैक्शनल फॉर्म में रखा जाता है, केवल इसमें से एक रेशो को एक्सेप्ट करके, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये तो खैर मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा ही, बट एक बार अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए साथ में। टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो, जो भी टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज होते हैं इनको टाइम्स में रखा जाता है, इनको टाइम्स फॉर्म में रखा जाता है, टाइम्स फॉर्म। और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं,
इनको आप परसेंटेज फॉर्म में रखते हैं। कौन से फॉर्म में रखते हैं? परसेंटेज फॉर्म। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम लिक्विडिटी रेशियो की तरफ चलें। क्लियर हो गया दिस? तो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक्स थे रेशो के वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, मैंने अभी तक बहुत सारी थ्योरी नहीं बताई है क्योंकि रेशो की सारी थ्योरी रेशो के चैप्टर में छुपी है, मतलब जो जो हम पढ़ते जाएंगे वहीं से इसके कॉन्सेप्ट्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में दो टाइप के रेशो हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने इसकी आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी है, अगर नहीं की होगी तो मैं कर दूंगा। मैंने बहुत सारी थ्योरी को हर रेशो के साथ जोड़ करके लिखा है। जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो सब आपको शीट में मिलेगा, तो आपको लिखने की नीड नहीं है। लिक्विडिटी रेशो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को शो करते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कैश की पोजीशन कंपनी के पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के रेशो होते हैं। एक होता है आपका, मैं आपको पहले दोनों रेशोज के बारे में बताऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट इज करंट रेशो एंड सेकंड इज, इसका सेकंड इज क्विक रेशो। अब हमें लिक्विडिटी रेशो को 1 2 3 4 नहीं रख करके ABCD लिखेंगे, ठीक है, और इनके रेशोज को 1 2 करके लिखेंगे। सेकंड इज क्विक रेशो, आप क्विक बोल दो, एसिड टेस्ट बोल दो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है, रेशो। तो पहले हम लोग करंट रेशो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्विक या एसिड टेस्ट रेशो के बारे में पढ़ेंगे। करंट रेशो दो रेशो से मिलकर के बना है। एक है करंट, दो वेरिएबल से मिलकर के बना है। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे जैसे आप किसी रेशो को पढ़ोगे और आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट करोगे तो आपको रेशो ऑटोमेटिकली समझ आएगा। जैसे कि करंट रेशो हमें बताता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशनशिप को। सपोज ये रेशो 2:1 आता है तो ये बताएगा कि करंट लायबिलिटी जो डिनोमिनेटर है ना, करंट लायबिलिटी करंट असेट के कंपैरिजन में कितनी है। ये रेशो मुझे क्या बताता है? करंट लायबिलिटी, या आप ऐसे बोल दीजिए करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी नहीं, करंट असेट्स, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में कितना है। ठीक है, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो क्या है सर? इसका भी फॉर्मूला बहुत सेम है। इसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब कहेंगे सर आप क्विक असेट्स और करंट असेट्स में क्या डिफरेंस है? तो बेटा मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। अगर हम करंट असेट्स में से इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस, अगर इसको माइनस कर दें और अपॉन में करंट लायबिलिटी तो लगाएंगे। क्विक असेट किसे कहते हैं? करंट असेट्स में से इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस लेस कर दो। देखो क्विक वर्ड शो करता है फास्ट को, तो करंट असेट्स में कुछ असेट्स ऐसी होती है जिनको 1 साल लग जाता है कैश में कन्वर्ट होने में, जैसे स्टॉक हुए, डेटर्स हुए, और स्टॉक हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। ठीक है, लेकिन क्विक असेट्स का मतलब ऐसी असेट्स जिनको आप 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करें। 3 महीने के अंदर अंदर। देखिए जो स्टॉक है वो अगर नहीं बिका तो वो आपके पास पड़ा ही रहेगा। तो इसीलिए इन्वेंटरीज को हमने माइनस किया, बिकॉज इन्वेंटरी जो होता है वो स्लो मूविंग आइटम्स होंगे, मतलब सारी की सारी इन्वेंटरी नहीं बिकेगी 3 महीने के अंदर, हो सकता है कुछ बच जाए, इसीलिए। और प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा खर्चा जो हमने आने वाले साल के लिए चुकाया आज, तो बेटा वो इस साल का नहीं है, आने वाले साल में ही जाके एडजस्ट होगा, इसीलिए उसे हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया करंट असेट्स में से, तो बाकी जो असेट्स बचेगी वो सारी क्विक असेट्स। यहाँ तक समझ आता है क्या? सबसे पहले इतना इतना एसेट्स ले लें। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है।
क्या एग्जाम्पल, जैसे करंट असेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स है? तो करंट असेट्स में हमने पढ़े थे इतने सारा पूरा बैलेंस शीट हम लोग पढ़कर क्या है एक्सक्यूज सॉरी, अगर हम लोग करंट असेट्स के लिए जाएंगे तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे। हमने बैलेंस शीट पढ़ी है, हमें 11th क्लास के थोड़े थोड़े से बेसिक्स पता है। करंट असेट्स मतलब कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब आपकी करंट असेट्स होती है। जनरली इसमें बस इतनी सी बात लिखी है। और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस या कोई अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम, ये सब करंट असेट्स होती है। ये हमने पढ़ रखी है बचपन में, लेकिन एक बार फिर भी मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए लिखवा देता हूँ। करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? कैश, स्टॉक या इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, बैंक बैलेंस, एटसेट्रा। अच्छा, एक मैं नाम और ऐड कर दूं, करंट इन्वेस्टमेंट। याद होगा आपको, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में टर्म यूज की थी, नहीं की थी तो आप देख लीजिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब ऐसी कंपनी के आपने शेयर्स या कुछ खरीदा है जिसको आप 3 महीने के अंदर बेच देंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये भी करंट असेट्स में ही आती है। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल तो लिमिटेड से है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एडवांस, ठीक है, एडवांस इनकम, ठीक है। और क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसा ओडी। तो ये करंट असेट्स के एग्जांपल है। आप लोग बहुत अच्छे से बात कीजिए। क्विक असेट्स दोनों सेम है, बस क्विक असेट्स में इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब बेटा ये फॉर्मूलाज तो है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके साथ नए नए फॉर्मूलाज बनेंगे। ठीक है, वो नए नए फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे एक बार फटाफट से पहले ऐसे ले लें, उसके बाद हम लोग और आगे डिस्कस करें। सर हाँ बेटा, सर आदित्य पूछ रहा है कि ये क्विक रेशो जो है ना उसमें अपन 3 मंथ्स ही क्यों लेते हैं? आदित्य बेटा पहले समझ तो ले। देखिए 3 मंथ इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसका नाम है क्विक। हम दो तरीके से मेजर करते हैं किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को, एक तो 12 महीने के अकॉर्डिंग, 3 महीने के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकाउंटेंसी ये कहती है कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि क्विकली कितना जल्दी पैसा अरेंज कर देंगे तो वो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है एज यूजुअल। अगर आप देखो तो हम किसी को भी उधार देते हैं, किसी को भी पेमेंट करना होता है तो जनरली 3 महीने का सामने वाला बंदा हमें टाइम देता है। तो उसी के बिहाफ पे ये क्विक वर्ड बोला हुआ है ना। 3 मंथ इज नॉट फिक्स्ड, बट हाँ 3 मंथ एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है जिसके अंदर आपका कैश में कन्वर्जन हो जाना चाहिए। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्विक असेट्स को 3 मंथ और जनरली करंट असेट्स के लिए 12 मंथ यूज होता है। तो इतना मत सोचो डिटेल में कि सर 3 महीने क्यों, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। मतलब समझो जो सिस्टम बनाया हुआ है ना उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो होता है आप मार्केट में बैठे हो, आपने अपने प्रोडक्ट को उधार दिया, आप कहते हो हम तो 15 दिन की उधार देते हैं। फिर कोई कस्टमर आकर के आपके सामने बोले सर 15 दिन की क्यों, हम तो 30 दिन की देते हैं, आप हमें 30 दिन की दो। तो बेटा सबके रूल्स अलग अलग होते हैं ना, बट अकाउंटेंसी एक कंसिस्टेंट फॉर्म में चलती है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना जल्दी, एक्चुअली 3 मंथ भी एक सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला जाता है। क्विक मतलब होता है जितना जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल वो असेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका एसेस ले लिया होगा। अब आते हैं बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस पे। ओके, एक चीज और मुझे आपको समझानी है, वो चीज क्या है? अब कुछ नए नए फॉर्मूलाज बनेंगे। आपकी कॉपी का सबसे बैक वाला हिस्सा, सबसे पीछे वाला कागज, वहां पे आप, जब मैं आपको एक बैलेंस शीट बनवाऊंगा छोटी सी और अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज क्रिएट करवाऊंगा, तो उसे आप वहीं लिखेंगे और साथ में क्वेश्चन में तो लिखेंगे, वो पीछे की साइड आपके लिखे हुए रहेंगे। तो आप कभी भी जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। आइए जरा आप अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 1, स्टार्ट करते हैं 1 से लेके, देखें कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं हम आज।
कंप्यूट करंट रेशो, पहला क्वेश्चन कहता है करंट रेशो आपको निकाल करके बताना है सर। तो करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब बात आती है सर करंट असेट्स कौन कौन से हैं जो क्वेश्चन में गिवन आइटम्स है। पहला है ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री डेटर्स, जिसे हम लोग कहते हैं। तो यस सन्ड्री डेटर्स इज माय करंट असेट्स। तो डेटर्स आएगा एक 1,80,000 रुपए का अमाउंट है, प्लस कर दिया इसके नीचे प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है 40,000 का। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा 40,000 का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम लिखा है 50,000 का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा, सी एंड सी लिख दूं शॉर्ट में 50,000 का। नेक्स्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आएगा, अभी हमने आपको समझाया ही था। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की स्पेलिंग क्या होती है, SEC, ये आएगा 50,000 का, ठीक है। और क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग करंट असेट्स है क्या? नहीं सर, ये तो नॉन करंट असेट है। तो क्यों दिया? कंफ्यूजन के लिए, हमें नहीं लिखनी। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री और इन्वेंट्री भी हमारी करंट असेट्स होती है। तो इन्वेंट्री लिख रहा है क्या? इन्वेंट्री लास्ट आइटम लिखा है मैंने, प्लस करके 80,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल मान लीजिए यही आइटम से सारे, क्योंकि बाकी वाले आइटम्स तो करंट लायबिलिटी के हैं, तो मैं नीचे करंट लायबिलिटी भी लिखूंगा। करंट लायबिलिटी में पहला बिल्स पेबल 20,000, तो बीपी नीचे लिख दिया 20,000, प्लस और क्या आता है, क्रेडिटर्स 1 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख। फिर डिवेंचर्स, क्या डिवेंचर करंट लायबिलिटी होती है बेटा? नहीं सर, करंट लायबिलिटी थोड़ी होती है, वो तो नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टाइम के लिए इशू किया जाता है। इन्वेंट्रीज हो गया। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल बोले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसीलिए मैंने आपको भी एग्जांपल्स लिखवाए थे ताकि आप लोग आराम से लिख पाए, उसे समझ पाए। 80,000। तो बेटा आप देखोगे करंट लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 1 लाख 2 लाख रुपए, और करंट असेट्स का टोटल आ रहा है 1 80 40 2 20 2 20 3 20 4 लाख। तो आपका करंट असेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो आप इसको इस फॉर्मूला में रखेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्वल्स टू 4:2। इसको और सॉल्व करना है 2:1, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने को ही रेशो कहते हैं। रेशो का एक बिल्कुल अच्छे से आप समझ लेना इसका मीनिंग। रेशो मींस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। 4:2 इज नॉट एन अ रेशो, कोई रेशो नहीं होता 4:2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे 2:1, ये रेशो होता है। समझ गए? ये किस फॉर्म में आया? प्योर फॉर्म में। क्या पढ़ रहे हैं? करंट रेशो। करंट रेशो किस फॉर्म में आते हैं? प्योर फॉर्म। फटाफट से क्वेश्चन 1 अपने पास नोट कीजिए। बताते हैं सर, लिख लिया होगा। अब एक नया फॉर्मूला आप अपने पास नोट करेंगे। वो नया फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे सर? वो नया फॉर्मूला सबसे लास्ट वाले पेज पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर सबसे लास्ट वाले पेज पे? क्योंकि बेटा ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनेंगे क्वेश्चंस के बीच बीच में, तो हम हर एक फॉर्मूला के लिए अलग से टॉपिक नहीं लिखवाएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखिए आप, वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें कैश की जरूरत रहती है। वर्किंग बोले तो काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, हमें पैसा चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये फॉर्मूला जो लिखा है, इसे 3 फॉर्मूला बन सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का, एक करंट असेट्स का, एक करंट लायबिलिटी का, शफल करके। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ अभी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट करेंगे सबसे बैक वाले पेज पे। इस पेज पे तो करना ही है और पीछे वाले पेज पे भी करना। ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप आइए, ये 2 फॉर्मूलाज मैंने लिखे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेकंड अभी नहीं करवा रहा, पहले 3rd करवाएंगे। करंट असेट्स 5 लाख दिया है क्वेश्चन में, और आपके पास इन्वेंट्री 2,50,000 दी गई, वर्किंग कैपिटल 3 लाख दी गई है, और आपसे करंट रेशो पूछा जा रहा है। तो बेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा करके, वर्किंग कैपिटल एक तो क्वेश्चन में मेरे पास दी हुई है 3 लाख रुपए की, ये 3 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लिख दी। करंट असेट्स मेरे पास क्वेश्चन में 5 लाख दिया हुआ है, मैंने करंट असेट्स 5 लाख लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा ना, मतलब अभी यूज कर लूं करंट लायबिलिटी CL। तो CL माइनस का इधर आकर के प्लस का, ये 5 लाख इधर है ही, इसमें से
ये 3 लाख उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2 लाख। एक चीज तो ये आई, मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो करंट असेट्स तो आपके पास 5 लाख दी हुई थी, करंट लायबिलिटी गिवन नहीं थी, तो करंट लायबिलिटी के लिए पहले हमने वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज किया, करंट लायबिलिटी वहां से 2 लाख निकाली। अब आप कहेंगे सर इसका रेशियो 5:2, मैंने कहा ना 5:2 कोई रेशियो नहीं होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं लेकिन करंट रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आते। तो इसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2.5:1 लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज द आंसर। तो हाँ बेटा, इसमें इन्वेंट्रीज भी तो ऐड होगी ना, इन्वेंट्रीज 250,000। इन्वेंट्री इज द कंफ्यूजिंग आइटम। करंट असेट्स में क्या इन्वेंट्री शामिल नहीं है क्या? करंट असेट्स में मैंने आपको चीजें बताई, कैश, स्टॉक, स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, इस सब का सम टोटली तो करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स वाली हेडिंग याद करो बैलेंस शीट में जो हमने पढ़ी है, उसमें कितने सारे आइटम्स आते हैं, इन्वेंट्री भी तो उसी का एक पार्ट है। तो इन्वेंट्री इज ऑलरेडी एडेड इन करंट असेट्स, तो इन्वेंट्री सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, एसेट्स लेने बच्चे सब। क्वेश्चन 2 अब मैंने लिखा, अब लेने एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मैं फॉर्मूला ही सिर्फ लेने देता हूँ, आपको सब बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 सेज कि, सॉरी क्वेश्चन 3 तो ये था, ये क्वेश्चन 3 था बेटा, एसेट्स अब लेना, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आपने ले लिया होगा आपने, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा, 4 नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 सेज ट्रेड पेबल इज 50,000, वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, और आगे क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दे दिया 3 लाख। तो करंट लायबिलिटी में ऑलरेडी ट्रेड पेबल इंक्लूड होते हैं ना। करंट लायबिलिटी में क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम, यही तो आती है। तो ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो ये ऑलरेडी शामिल है, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का वर्किंग कैपिटल 9 लाख है, तो मैंने वर्किंग कैपिटल के नीचे वर्किंग कैपिटल लिखा 9 लाख। अच्छा, मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 आइटम्स चाहिए करंट रेशियो निकालने के लिए, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो इस बार क्वेश्चन में हमें दिया है 3 लाख रुपए, करंट असेट्स नहीं पता, करंट असेट्स को इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो करंट असेट्स की जगह करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी हमारे पास दे रखी है 3 लाख, ठीक है। तो इस 3 लाख को इधर आकर के प्लस कर देंगे, 9 लाख प्लस इधर आकर के 3 लाख प्लस हो जाएगी, और इधर करंट असेट, तो करंट असेट्स कितनी आ जाएगी 12 लाख, ये 12 लाख रुपए लिख दो ऊपर, रेशियो आ जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। कितना इजी चैप्टर बनाओ, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और काम हो रहा है। चलिए आगे बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बनवाऊंगा, तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 2 हमने छोड़ा है ना, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे, समझाएंगे, बैलेंस शीट बताएंगे, उसे आपको अपने बैक पेज पे लिखना है, जो आपकी कॉपी है उसके बैक पेज पे लिखना है। ठीक है, आज सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है क्लास को, ठीक है। अब बेटा जो 15 20 25 30 फॉर्मूलाज बन जाएंगे, छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जरा देखिए, एक छोटी सी ऐसे टी शेप में बैलेंस शीट बना लो आप अपने बैक पेज पे। बैलेंस शीट 2 आइटम्स याद रखो असेट साइड में, एक नॉन करंट असेट्स, एक करंट असेट। एक आप यहाँ पे याद रखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा आप याद रखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। एक्चुअली नॉन करंट लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड आता है, और तीसरा है करंट लायबिलिटी। हमने इसको अलग अलग तरीके से रखा, ठीक है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी वैसे अलग अलग ही होता है, हमने जो वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़ी है, शेयर होल्डर फंड, फिर थर्ड नंबर पे नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। अब आपको ये 5 आइटम्स मैंने बैलेंस शीट में रखे हैं, और आपको इतना पता है कि बैलेंस शीट में करंट मतलब टोटल ऑफ एसेट और टोटल ऑफ लायबिलिटी इक्वल आता है। अब यहाँ से फॉर्मूला सीखना, फर्स्ट और सेकंड का टोटल,
इन दोनों का प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड और थर्ड का टोटल, इन दोनों का टोटल, टोटल डेट कहलाता है। टोटल डेट, ठीक है। इन तीनों का टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का टोटल, टोटल ऑफ लायबिलिटी कहलाता है। ये तो क्या बताना सर, ये तो हमें पता ही है। ये वाली बात समझ कि तीन फॉर्मूलास क्रिएट हो गए। इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का टोटल टोटल डेट, और इन तीनों का टोटल टोटल ऑफ लायबिलिटी। इन दोनों का टोटल टोटल असेट कहलाता है। टोटल ऑफ असेट या टोटल असेट, इतना समझ आता है? इन दोनों का टोटल टोटल ऑफ असेट कहलाता है। बस आप एक बार अपने पास ये लिखे रहने दीजिए। अब यहीं से फॉर्मूलास बनना स्टार्ट होंगे। लिखिए सब बच्चों ने। सबसे बैक पेज पे चाहिए मुझे ये, और पीछे वाले पेज पे अब आपको 2-3 पेजेस छोड़ देने हैं। मतलब ये बेलशीट बनाए, इसके नीचे आपको फॉर्मूलास लिखने पड़ेंगे कई सारे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे वो आप लिखेंगे। ये अब आपकी ड्यूटी रहेगी, मैं बताता रहूंगा कि ये फॉर्मूलास लिखना, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ, वो है टोटल डेट का फॉर्मूला। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या कहता है? करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल टोटल डेट कहलाता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ पूरे फॉर्मूला की। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वर्किंग कैपिटल 6 लाख दी हुई, टोटल डेट 27 लाख दिया हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी 24 लाख दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज है, देखिए आप रेशियो को सॉल्व करने जाएंगे ना तो कई बार उलझ जाएंगे। सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा जैसे मैं चलता हूँ। हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है? करंट रेशियो। मैंने लिख दिया फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दोनों में से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दोनों ही अननोन है सर। करंट रेशियो भी नहीं, करंट असेट्स भी नहीं, करंट लायबिलिटी भी नहीं। तो पहले करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी दोनों में से जो भी निकलेगा वो निकाल लेते। तो मेरे पास ये टोटल डेट का फॉर्मूला मुझे याद है, यहाँ से करंट लायबिलिटी निकली। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे मैं टोटल डेट का फॉर्मूला लिखूंगा। टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 27 लाख का, इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? करंट लायबिलिटी मेरे पास नहीं दे रखी, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो नॉन करंट लायबिलिटी की जगह नॉन करंट लायबिलिटी का वैल्यू लिख देते हैं 24 लाख। ये प्लस का साइन है। मुझे करंट लायबिलिटी निकालनी है, 24 लाख इधर आकर के माइनस कर दो। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3 लाख। ये करंट लायबिलिटी तो आ गई 3 लाख, मैंने लिख दी। अब करंट एसेट्स कैसे निकालो भाई? एरर, एरर कहाँ आ रहा है बेटा? लकी एरर कहाँ आ रहा है? 3 लाख रुपीस। हो सकता है किसी के आंसर में कोई एरर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट लायबिलिटी 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट करंट असेट्स निकालने। करंट असेट्स के लिए मेरे पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई 6 लाख। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल 6 लाख दी हुई है, करंट असेट्स कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटी अभी निकाली 3 लाख, 3 लाख। अब ये 3 लाख माइनस का है, इधर आकर के जब इसको शफल करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, और एक करंट असेट्स। तो करंट असेट्स आ गई 9 लाख रुपीज। ऊपर लिख दो 9 लाख। रेशियो आ गया आपका 3:1। समझ रहे क्या कैसे किया बेटा? ऐसे ले लें। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दे, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक। अब हम जो आपको देंगे कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 अभी मैंने नहीं करवाया है, कल करेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे 2 मिनट का क्वेश्चन है, आपका हो तो मैं करवा दूं। पूरे 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 भी देख लीजिए। सर एक बार साइड हो जाओ। बिल्कुल साइड में बेटा, लीजिए। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम 2 पे। देखिए क्वेश्चन 2 में भी कैलकुलेट क्या करना है? करंट रेशियो। आप देखेंगे करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसमें।
ये आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के आपके पास टर्म्स दी हुई, टोटल एसेट 5 लाख, फिक्स टेंजिबल एसेट 2.5 लाख। अभी मैंने आपको टोटल एसेट वाला फॉर्मूला समझाया, टोटल एसेट किसका टोटल होता है? टोटल एसेट में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो मेरे पास दो चीजें पढ़ते ही पहली चीज सामने आ गई, टोटल एसेट 5 लाख रुपए के, ठीक है। करंट एसेट्स नहीं दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे क्वेश्चन में दो तरीके की एग्जांपल दी गई नॉन करंट एसेट्स के लिए। तो टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का टोटल नॉन करंट एसेट्स कहलाता है। तो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स